हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले रीज़न है ऐसी करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की चल रही है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी का लेसन देख रहे थे। इकोनॉमी में चलिए हम लोग यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि फर्स्ट थी इंडिया की कॉम्पिटिटिव रोड मैप एंड सेकेंड था कॉम्पिटिशन बिल 2022। तो न्यू यहाँ पे अभी अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही है। पहले 2002 की ये बिल थी, ये एक्ट था जिसके तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठित हुआ था। तो फिर से यहाँ पे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीसीआई है, उनके बहुत सारे प्रोविज़न में चेंजेस किया जा रहा है इस न्यू अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि आज के डेट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे हमने लास्ट जो प्रीवियस लेसन थे उसमें हमने डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप लोग वो लेसन देखे होंगे, नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, और फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स। ओके, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो कि डायरेक्टली आपका यूपीएससी के सिलेबस से ही ये निकल कर आ रहा है। तो अभी क्यों ये न्यूज़ में है और इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। तो जैसे कि यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट है, तो इंडिया का फेवरेबल जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ सॉर्ट्स है, जिसमें कि पॉपुलेशन का शेयर आप अगर यूथ की बात करें तो आज की डेट में आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा होते जा रहा है। तो ये जो रिपोर्ट रिलीज़ किया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसको MOSPI भी कहते हैं, इनके द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया। इस रिपोर्ट में ये फाइंडिंग की गई है कि यूथ का जो 15 से 29 ईयर्स तक के बीच में जो एज है, इसमें आप देख सकते हो कि 27% पॉपुलेशन था 2021 का, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, 22% हो जाएगा 2036 तक। तो यहाँ पे यही बातें बताई जा रही है कि जो यहाँ पे यूथ का पॉपुलेशन है हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यूथ का पॉपुलेशन यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये फंडा क्या कहने का यहाँ पे क्या मतलब है। टोटल जो यूथ का पॉपुलेशन है, ये आप देख सकते हो कि 1991 से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 2011 तक आप देखो तो आज के डेट में 371.4 मिलियन तक ये आपका इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इसमें से भी अगर हम लोग अपने देश में बात करें तो मोस्ट पॉपुलस जो स्टेट है वो बिहार और यूपी का ही है, जो कि आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन है। और यूथ पॉपुलेशन का पूरे देश में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा बिहार यूपी ही मिला के है। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले सालों में, दिनों में हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन घटेंगे। कुछ स्टेट है जैसे कि केरल है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, जिसमें कि हायर ये कहा जा रहा है कि एल्डरली पॉपुलेशन है। इट मीन्स कि जो यूथ के कंपैरिजन में जो लोग एक 15 से यहाँ पे आप पहले देखो 15 से 29 वाला जो एज है, इसको क्रॉस कर गए 30 से 59 ईयर्स तक का, तो इसको हम लोग एल्डरली कहेंगे। ठीक है, उसके बाद 60 प्लस जो हो जाता है वो एजड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें से आप देखोगे कि जो ठीक ठाक जहाँ पे सेक्स रेशियो वगैरह है, वो सारे राज्यों में आपको एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेरिजन टू यूथ। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि यूथ कैसे किसको है, तो 15 से 29 ईयर्स के बीच में जितने लोग हैं उनको हम लोग यूथ कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए इंडिया का पॉपुलेशन, जो कि कहा जा रहा है कि एजिंग की तरफ हम लोग नेक्स्ट डिकेड में बढ़ेंगे। आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो यूथ पॉपुलेशन के साथ है, बट नेक्स्ट डिकेड में आफ्टर 10 ईयर्स हम लोग कहने वाले कि हमारा जो भारत है इसमें एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये 1991 से लेकर अब तक का बताया जा रहा है। ठीक है, 2021 का है और ये 36 तक का है। तो जो ये 0 से 14 साल के बच्चे हैं ये डिक्लाइन होगा, क्योंकि आप जानते हो आज भी आप लोग देखो कि आप लोग अपने रिलेटिव या अगल बगल या फिर अपने में भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जो कपल हैं वो आज की डेट में 1 या 2 ही बच्चे वो रख रहे हैं। ठीक है, हम तो हमारे 2 वाली जो पॉलिसी है ये सच में हर जगह देखने को मिलेगा। बहुत सारे तो मैक्सिमम मैं देखती हूँ कि हम तो हमारे एक ही है। तो क्योंकि आज की डेट में लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, बोथ जो है हाउस हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो ये थोड़ी सी टफ हो जाती है कि बच्चों को संभाले कैसे एंड बच्चों के लिए जो भी सारा काम करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि यूथ पॉपुलेशन, यूथ भी नहीं, यहाँ पे आप चाइल्डहुड पॉपुलेशन आप देखोगे 0 से 14 साल में तो वो घटती ही जाएगा। इसी के साथ अगर 0 से 14 साल में बच्चे घटते जाएंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन भी घटती ही जाएगा। लेकिन यूथ पॉपुलेशन अगर घट रहा है तो ऐसा नहीं है कि एजिंग पॉपुलेशन भी घटते जाएगा। पहले के जो जितने लोग हैं
वो क्या होगा कि पॉपुलेशन घटता जा रहा है, यानी कि न्यू बॉर्न बच्चों की जो संख्या है वो कम होती जाएगी, लेकिन पहले के जितने लोग हैं वो तो रहेंगे ही ना। तो इसलिए हमारे यहाँ जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ते जाएगा, और लास्टली आप देखो कि जो एजिंग पॉपुलेशन है वो भी बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड समझते कि क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक कहने का मतलब है कि एक जगह जहाँ पे किस तरीके से विभिन्नता है, तो यानी कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल जो कि पॉपुलेशन की जो एज स्ट्रक्चर है उसके शिफ्ट होने से अगर ये शिफ्ट हो जाए, तो पॉपुलेशन का जिस तरीके से यहाँ पे एज स्ट्रक्चर आप देखोगे, आज के डेट में हम लोग यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन अगर आगे चल के 10 ईयर्स के बाद अगर एजिंग पॉपुलेशन आएंगे तो हम लोग इसको कहेंगे कि एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हुआ। इट मीन्स कि एक शिफ्ट हो गया। ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि दिस इज़ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। तो एक कंट्री है जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड तब इंजॉय करती है जब वहाँ पे हाई वर्किंग एज होते हैं। और वर्किंग एज कब से होता है? 15 साल से 64 ईयर्स के बीच में जितने भी लोग होते हैं वो वर्किंग है, यानी कि इसी समय लोग जॉब करते हैं, अर्न करते हैं, कुछ भी काम करते हैं। तो यहाँ पे उस कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी इंजॉय कर सकते हैं नॉन वर्किंग के कंपैरिजन में। नॉन वर्किंग यानी कि एजिंग जब हो जाता है तो समय नॉन वर्किंग है, ठीक है। अगर हम लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन मैच्योर अगर देखें तो जो प्रोस्पेक्ट है रिटायरमेंट का वो भी एक मोटिवेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि एक फिनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे हम लोग जो है प्रोवाइड कर सके। एडिशनल जो सेविंग है ये भी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और ये जो स्टेज है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इसको हम लोग सेकेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। फर्स्ट तो हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ है, सेकेंड यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो स्टेज आ जाता है ना उसको यहाँ पे सेकेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जो कि कहाँ है? तो लेटर स्टेज ऑफ ये जो है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये दोनों से रिलेटेड है कि एक पोटेंशियल क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, और इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस देश में जो रहने वाले लोग हैं, तो किस एज के लोग हैं, यूथ है कि चाइल्डहुड है कि एडल्टली है या फिर एजिंग है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। अब देखिए यूथ का जो रोल है इकॉनमी में वो कैसा है और कितना है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भी आज की डेट में यूथ में ही काउंट होते हैं। तो यूथ का सबसे बड़ा जो मुझे एक अच्छी चीज़ें लगती है हम लोग में कि हम लोग में क्रिटिकल थिंकर्स है। आप लोग में एक सोचने की कैपेबिलिटीज़ बहुत ही अलग तरीके से होती है। ओके, सबसे बड़ी बात यही होती है। देखिए हर एक एज के लोग सोचते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरीके से अभी इस एज में सोच पाते हैं दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, और ये आप लोग भी फील कर पाते होगे। ओके, उसके बाद आप देखो कि लीडरशिप, लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो हमारे यूथ्स में ही होती है, नो डाउट। और साथ ही साथ आप देखो चेंज मेकर, अगर कुछ चेंज कर लाना है, यानी कि अपने अगर मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो अपने औकात में चेंज लाना है, या फिर देश दुनिया में चेंज लाना है, या फिर अपने घर के स्टेटस में चेंज लाना है, कहीं भी चेंज लाना है, तो ये यूथ वाला ही टाइम होता है जिसमें कि आप लोग मेहनत करते हो, मेहनत करते हो, एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम क्रैक करते हो, पोस्ट में अच्छी पोस्ट में जाके बैठते हो, या फिर अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हो, या फिर इनोवेशन करते हो। तो ये होता है चेंज मेकर। कुछ ना कुछ नया चेंज जो आज की डेट में इनोवेशन आप देखोगे तो अधिकतर यूथ के द्वारा ही किया जा रहा है। तो इसलिए चेंज मेकर भी हैं, इनोवेटर्स है, इसी में काउंट हो जाता है। एक बेटर कम्युनिकेटर्स होते हैं। आज की डेट में आप लोग अगर इस फील्ड में आते हो, यह मुझे तो लगता है जितने भी हमारे वीडियोस देखते हैं वो सब यूथ के कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग एक अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं कि हर किसी से एक अच्छा कम्युनिकेशन बना पाते हैं। तो ये सारी एक क्वालिटी होती है एक यूथ के ऊपर। ओके, अब देखते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा क्या होता है। देखिए जितना ज़्यादा लेबर फोर्स इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस है कि आप देखो कि ओवरऑल जो ग्रोथ होता है किसी इकॉनमी का वो बढ़ सकता है। और यहाँ से बताया जाता है कि 15% तक का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो यहाँ से बढ़ेगा। फिजिकल स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो ये इंक्रीज़ होगा, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के द्वारा अफोर्ड भी किया जाएगा, जिससे कि आप देखो कि फर्स्ट क्या करना है कि री एलोकेशन ऑफ फंड, यानी कि बच्चों पे जो हम लोग यहाँ पे खर्च कर रहे हैं तो बच्चों पे खर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर हर एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्टमेंट करना है, साथ ही बच्चों पे भी यहाँ पे स्पेंडिंग करनी है। तो फिजिकल स्पेस भी बढ़ते जाएगा,
वुमेन लेबर फोर्स भी इंक्रीज़ होंगे। ऑब्वियस है आज के डेट में आप देख सकते हो कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से अगर वुमेन लेबर फोर्स इंक्रीज़ होंगे तो ऑब्वियस है कि इसमें फर्टिलिटी डिक्लाइन होगा और एक नया सोर्स ऑफ ग्रोथ निकल कर आएगा। सेविंग रेट भी इंक्रीज़ होगा। आप ये देख सकते हो कि वर्किंग एज अगर यहाँ पे रहेगा अच्छा खासा, तो इसमें सेविंग रेट भी अच्छा खासा हो पाएगा। ठीक है। साथ ही डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो ये एक विंडो है किसका, तो अपॉर्चुनिटी का। किस अपॉर्चुनिटी का? किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ने के लिए, है कि नहीं, जो कि ऑटोमेटिक होगा। फाइन। देखिए मैं एक सिंपल सा अपने ही बारे में एग्जांपल देती हूँ कि आप ये चीज़ बेटर तरीके से समझ सकते हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है। मैं पहले मान लीजिए स्कूल में पढ़ रही थी, फिर कॉलेज गई, फिर प्रिपरेशन की, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक की। ठीक है। आज के डेट में मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और गवर्नमेंट ऑफ बिहार में हूँ। तो इसमें इसका क्या मतलब होता है कि पहली बात तो है कि एक पोटेंशियल आया, एक यूथ एज में हूँ तो एक पोटेंशियल है कि हाँ मैं काम कर सकती हूँ, अर्न कर सकती हूँ, सेविंग कर सकती हूँ। साथ ही मेरा क्या हुआ कि मेरा ग्रोथ हुआ। ठीक है। मेरी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रूमिंग हुई, मेरे फैमिली की यहाँ पे ग्रूमिंग हुई, उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेशन वुमेन का मेरे कारण में एक अगर वुमेन भी कंट्रीब्यूट कर रही है तो इट मीन्स कि वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप देखो ओवरऑल जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो मैं एक अपना पहलू बताई हूँ। ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर यूथ एज है, आप भी हो, कल को आप भी जॉब में जाओगे या फिर कहीं ना कहीं आप लोग वर्किंग हो, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ रही है। साथ ही साथ एक वे अहेड भी बताया जा रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का और बेटर तरीके से अगर इसका बेनिफिट लाए तो इससे और क्या यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करना होगा ह्यूमन कैपिटल में। देखिए कुछ एविडेंस ऐसी है जो कि ये सजेस्ट करती है कि जो एवरेज रिटर्न रेट है जितनी भी एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग का, ये 10% इंक्रीज़ होगा इनकम पर इंडिविजुअल को लेकर। करिकुलम प्लानिंग की बात करें और कॉम्पिटेंसी मैपिंग की बात करें तो ये काफ़ी रेलिवेंट है जॉब रेडीनेस के लिए कि बेटर तरीके से जॉब मिलेगा, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, स्किल लेवल बढ़ेगा। हमारे देश में लोग तो बहुत है, यूथ पॉपुलेशन भी है, लेकिन सबसे बड़ी कमी ये लगती है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्किल की कमी है। तो ये सारी एक प्रॉपर आप देख सकते हो कि कमी है जिस पे वर्क करना ज़रूरी है। साथ ही कम्युनिटी बेस्ड जो सर्विस है उसको एक्सपेंड करना है, जैसे कि होम विजिटिंग हो गया। इससे क्या है कि प्रमोशन होगा, गुड न्यूट्रिशन जो प्रैक्टिसेस है बच्चों के लिए वो ओवरऑल इम्प्रूव होगा। साथ ही हमें प्रमोट करना होगा लो स्किल्ड जॉब। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में ये बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमारे देश में आपको पता है कि एग्रीकल्चर में मोर देन 50% जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो आज की डेट में भी इंगेज्ड है। बट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एक सिमिलर स्ट्रैटेजी है जो कि जापान और चाइना के द्वारा भी अडॉप्ट किया गया। तो आज के डेट में आप लोग देखते हो कि चाइना और जापान कहाँ हैं, जिन्होंने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस किया, जिन्होंने अपने यहाँ ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर भी फोकस किया। तो इस पर भी हमें भी फोकस करना होगा। एडिक्वेट रेगुलेशन करना होगा गीग इकॉनमी का। देखिए नीति आयोग की एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जिस पे हम लोग भी डिस्कस किए हैं प्रीवियस मंथ में। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि 90 बिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पे गीग इकॉनमी में ही कुछ सालों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। गीग इकॉनमी कहने का मतलब है कि आज के डेट में अभी आप लोग को खाने का मन किया तो आपने स्विगी में ऑर्डर कर लिया, आपको कहीं जाना है और 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं मिल रहा है तो आपने ओला उबर और रैपिडो का इस्तेमाल कर लिया। तो ये सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और कुछ ही घंटों के लिए काम करते हैं। इनका कोई ना ही इनको कोई सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है, ना ही इनको कोई इंश्योरेंस वगैरह दिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि जो भी वर्कफोर्स में है उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, मेडिकल फैसिलिटी मिले और जॉब सर्टिनिटी मिले। जॉब सर्टिनिटी इन सारे गिग इकॉनमी में है ही नहीं, तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पे कहा जाता है। साथ ही जोग्राफिकली अगर आप देखो तो डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ की बात की जा रही है कि जैसे स्कूल है तो ये सेंटर ऑफ स्किल लर्निंग है, स्टार्टअप है जो कि फाउंडेशन है, यानी कि स्टार्टअप में आप देखो कि जॉब क्रिएट होता है। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे अर्बन क्लस्टर जो है जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उस पर फोकस करें और जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ है और जो रूरल एरियाज़ है उस पर भी हम लोग फोकस करें। साथ ही जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो वैसे ही और भी चीज़ें बेटर हो पाएगी। साथ ही डोमेस्टिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस करना है। यानी कि अगर हम लोग बात करें अर्ली डेमोग्राफिक डिविडेंड का तो ये बहुत ही जल्दी जो है ये देख सकते हैं कि हमारी जो अर्ली डिविडेंड जो स्टेजेस है वो जल्दी क्लोज़ हो जाएगी। तो काफ़ी क्रिटिकल होगा कि हम लोग इसको फिर आगे कैसे प्रिपेयर करेंगे
और सेकंड जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी हमारे पास रह गया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, तो इसको सिर्फ लेकर हम लोग कैसे बेनिफिट ले सकेंगे, तो ये बातें बताई जा रही है। अब जो यहाँ पे रिपोर्ट निकल कर आया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है, जिनके द्वारा यहाँ पे रिसेंटली रिलीज़ की गई है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन हो जाएगा इस साल, यानी कि स्लोइंग रेट में 1950 से जो पॉपुलेशन बढ़ने का रेट है वो काफ़ी स्लो रह गया। मोर देन हाफ जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होगी और ये 2050 तक हो जाएगा। कोविड-19 पैंडेमिक के बात ये बताया गया कि ग्लोबल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ का वो 71 ईयर्स में अभी बहुत ही कम देखने को मिला। साथ ही ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ भी है 2022, ये रिलीज़ किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ILO के द्वारा। तो ये भी आप लोग कोट कर सकते हो जब भी हम लोग कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह या फिर इस तरीके से बातें करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो इसमें ये सारे जो रिपोर्ट आते हैं इसको ज़रूर कोट कीजिए। इसमें बताया गया कि पैंडमिक जो था ये काफ़ी वर्सन था, यानी कि लेबर मार्केट चैलेंजेस जो थी 15 से 24 साल के जितने भी यूथ थे उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। आप तो देखे हो कि काफ़ी लोगों की जॉब भी यहाँ पे चली गई, काफ़ी लोगों की जो है सैलरी भी कम हो गई है। तो ये सारा जो परेशानी है कोविड-19 के टाइम में देखने को मिला। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो 92% जो बच्चे हैं ऑन एन एवरेज वो अपनी एटलीस्ट वन फाउंडेशनल जो एबिलिटी है लैंग्वेज में वो लॉस कर चुके हैं। 82% जो है वो वन फाउंडेशनल एबिलिटी जो है वो मैथमेटिक्स में लॉस कर चुके हैं। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। मनरेगा की बात करूँ तो आज के डेट में मनरेगा एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें कि आप देखो कि पेड एम्प्लॉयमेंट है। जिस दिन से आप इनरोल हो जाते हो आपको नेक्स्ट डे से वहाँ पे पर डे के हिसाब से आपको सैलरी मिलने लगेगा। पर्टिकुलरली ये विमेन के लिए भी है कि यहाँ पे विमेन के लिए इतनी सीट रिजर्व्स है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, ये एक एक्ट है जो कि मेनली फोकस करता है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही हम लोग फॉरेस्ट है, ट्रीज़ है, ग्रीनरीज है, तो ये ट्रीज़ फॉरेस्ट क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपनी तरफ खींच लेते, सिंक कर लेते हैं। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है और ये होता है लैंड, वाटर, ट्रीज़ जो भी यहाँ पे अडेप्टेशन बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एक ऑरेंज इकॉनमी निकल कर आ रहा है। ब्लू इकॉनमी तो समझते हो, लेकिन ये एक ऑरेंज इकॉनमी है। ऑरेंज इकॉनमी एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर हो चुका है, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रहा है हमारे देश के यूथ पीपल्स के लिए। और वो भी किस एरिया में, जैसे आर्किटेक्चर में, विजुअल में, परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह में, क्राफ्ट है, वीडियो क्राफ्ट है। तो ये सारे एरिया में आप देखो कि आज के डेट में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी। ओके, इसके साथ ही और भी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन हाँ, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंस है इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंस में प्रॉब्लम ये है ना कि लो एम्प्लॉयबिलिटी है। इट मीन्स कि आज के डेट में आप देखो कि 45 साल में ये कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो जो है बढ़ते जा रही है। इट मीन्स कि बेरोजगार लोग इतने ज़्यादा हो चुके हैं हमारे देश में कि आज की बहुत ही मुश्किल है इससे बाहर निकल पाना। इनफॉर्मल इकॉनमी है, आप देखो फॉर्मल इकॉनमी मुश्किल से 4 से 5% होगा, बाकी 94 से 95% जो है सिर्फ इनफॉर्मल इकॉनमी है। लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर समझते हैं, लोग अपना काम करना ज़्यादा बेटर समझते हैं रेदर देन कि वो गवर्नमेंट जो जॉब वगैरह है या एग्ज़ाम वगैरह है उसके पीछे पड़े भी रहते हैं। तो कितनों की क्लियर हो पाती है वो बात अलग हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो श्रिंक हो रही है। लोग आज की डेट में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जॉब करें, कहाँ जॉब मिलेगा। साथ ही फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो कि यहाँ देखने को मिलेगा कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन निकल कर आ रहा है जो कि 4.0 है। तो आज की डेट में हर एक चीज़ ऑनलाइन होते जा रही है, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म ओपन होते जा रहा है। तो इसमें भी देखना होगा कि कितने लोग इसमें इंगेज हो पाते हैं और कितने लोग इसको समझ पाते हैं। जेंडर डिस्पैरिटी तो है ही, आप देखो मेल फीमेल में आज की भी डेट में जब हम लोग यहाँ पे 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट स्टिल जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो भी देखने को मिलता है। ओके, सो ये सारे हैं की इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है जिससे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड और बेटर हो सके। तो हमारे यहाँ 2014 की एक पॉलिसी है, नेशनल यूथ पॉलिसी। मेनली ये फोकस करता है इस एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में। स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो यहाँ पे कॉमन नॉर्म्स है स्किल वगैरह के लिए, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन है तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्किलिंग एरिया पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इट मीन्स कि मेनली इसी एरिया पे फोकस किया जाएगा। तो ये बातें वुमेन सेंट्रिक अप्रोच है, यानी कि स्पेशल प्रोविज़न जो है वो आप देखो कि फीमेल एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ कर रहा है, जैसे कि मनरेगा तो है ही,
साथ ही प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी है और मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना के तहत आपका 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, शिशु, तरुण एंड वरुण वरुण शिशु, तरुण और एक का आपको बताना है, ठीक है। 3 यहाँ पे क्लासिफिकेशन है मुद्रा में और तीनों के तहत कितना कितना लोन प्रोवाइड करने की बात की गई है। एक यहाँ पे मैक्सिमम थ्रेशोल्ड रखा गया है, उसको भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। फाइन, तो ये सब यहाँ पे की इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है, इस पर भी आप लोग को फोकस करना है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए, एक टॉपिक आपका तैयार हो जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड में। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए जो बॉक्स में जितने बने हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जो है ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, और साथ ही साथ जो है इसमें क्या फाइंडिंग्स वगैरह है। ILO के द्वारा जो रिलीज़ की जाती है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। कमिंग टू द नेक्स्ट कि ई-कॉमर्स का कैसे प्रमोशन हो रहा है, उसको रेगुलेशंस कैसे किया जा रहा है। तो लास्ट आप लोग को पता है कि ई-कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ मॉडल्स लाए गए थे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट रिसेंटली क्या हुआ है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि कॉमर्स में है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई-कॉमर्स इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट को हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि आप लोग को ई-कॉमर्स के बारे में, यानी कि हमारे देश में जो ई-कॉमर्स सेक्टर है इसके बारे में कुछ आप लोग को जानकारी होना चाहिए। जैसे कि ई-कॉमर्स क्या है कि एक प्रैक्टिस है, यानी कि आप लोग जो भी चीज़ें चाहे वो सर्विस हो, जो कि आज के डेट में आप लोग सर्विस देख रहे हो यूट्यूब के द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप लोग कुछ भी, जैसे कि मिंत्रा या फिर अमेज़ॉन, ये सब में से आप लोग सामान खरीदते हो या फिर सर्विसेज भी लेते हो कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर करो, तो ये सब ई-कॉमर्स के तहत आता है। ई-कॉमर्स पेमेंट भी है इंडिया में, जो मेनली यहाँ पे फोकस करता है, और एनुअल ग्रोथ रेट आप लोग देख सकते हो 18.2% रहा, जो कि ये 2021 से 2025 का बताया जा रहा है। 2030 तक ये बताया जा रहा है कि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि 350 बिलियन तक ये रीच होगा, और $111 बिलियन तक, यानी कि 2024 तक, और 200 बिलियन तक जो कि 2026 तक ही आएगा। एज़ पर FDI पॉलिसी अगर हम लोग देखें ई-कॉमर्स का, तो 100% जो FDI है वो ऑटोमेटिक रूट के तहत है, ठीक है, और ये परमिट किया जाएगा मार्केट प्लेस मॉडल में। तो देखिए, ई-कॉमर्स के तहत 2 मॉडल होता है, तो एक जो मार्केट प्लेस इन्वेंट्री मॉडल होता है और मार्केट प्लेस मॉडल होता है। तो मार्केट प्लेस मॉडल के तहत कहा जा रहा है कि 100% जो यहाँ पे FDI है वो ऑटोमेटिक रूट से आएगा। अब FDI जो आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स कि फॉरेन कंपनी या फिर फॉरेन कोई भी अगर इन्वेस्टर, सिंगल इन्वेस्टर्स भी है, तो वो हमारे देश में किसी भी सेक्टर में आके इन्वेस्ट करते हैं। तो ई-कॉमर्स सेक्टर में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किसी भी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देयर आर 2 रूट्स। फर्स्ट वन इज़ ऑटोमेटिक रूट, सेकंड वन इज़ गवर्नमेंट रूट। तो गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है, जिसके कारण आप देखो कि गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के लिए काफ़ी डिले हो जाता है। ओके, तो ऑटोमेटिक रूट इज़ बेटर, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक वन ऑफ द फेवरेट चॉइस होता है कि ऑटोमेटिक रूट के लिए की तरफ से अगर उनको आने का परमिशन दिया जाए तो वो लोग सब उसी को ऑप्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी ऑटोमेटिक रूट के तहत ये परमिट किया गया है कि यहाँ पे FDI जो है वो 100% होगा। ओके, अब कमेटी के द्वारा आप देखो प्रपोज किया गया है कि न्यू डिजिटल जो मार्केट एक्ट है उसको लेकर आना, टू गवर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो कि आप देखो डेटा कलेक्शन होता है या फिर यहाँ पे डिजिटल इकॉनमी कंपनीज के द्वारा इसको यूज़ करके होता है। तो अगर कमेटी की बात करूँ तो इसमें आपका जो है यहाँ पे एक्स एंटी मॉडल यहाँ पे आपका प्रपोज किया गया है इंस्टेड ऑफ क्या, एक्स पोस्ट मॉडल। तो एक्स पोस्ट मॉडल था, तो एक्स एंटी मॉडल कहने का क्या मतलब है। एक्स एंटी मॉडल जो रेगुलेशन का है, इसमें कहा गया कि कोड ऑफ कंडक्ट होगा, इट मीन्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा जितने भी बिग टेक्स हैं, यानी कि जो डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा तो हम गूगल ही देख लो कि ये सारा डेटा कलेक्ट करता है हम लोग का, जितने भी आप लोग फ़ोन वगैरह ऑन ही नहीं कर सकते हो बिना गूगल के, बिना आप लोग जो है साइन अप किए हुए। तो ये सारी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी बिग टेक सब आपके डेटा को यूज़ करते हैं, ठीक है, सेव भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि इन सब के ऊपर एक्स एंटे जो मॉडल है वो अप्लाई किया जाएगा। एक्स एंटे में क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है, इट मीन्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस रखा गया है। इसमें साथ ही इंश्योर किया जाएगा डेटा हार्वेस्ट, जो कि कंज्यूमर्स से यहाँ पे होता है, कितने कंज्यूमर्स जो है यहाँ पे डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि कंज्यूमर अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से जो है
हम लोग जो भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आप गूगल ओपन करते हो और कुछ भी चीज़ सर्च करते हो, सर्व करते हो, उसके बाद आप लोग कुछ भी स्टडी वगैरह करते हो, तो वो आपका चॉइस है। तो इसमें किसी का भी यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। साथ ही आज की डेट में अगर देखें तो रेगुलेटरी वैक्यूम जो है वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म टू बिजनेस यूजर्स रिलेशनशिप में गवर्न होगा। तो ये कुछ यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है। बट अगर हम लोग बात करें ई कॉमर्स मॉडल का, तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है, मार्केट प्लेस मॉडल होता है। दो मॉडल है। इन्वेंट्री जो बेस्ड मॉडल है ये क्या है कि कैसा ई कॉमर्स एक्टिविटी जहाँ पे इन्वेंट्री जो है गुड्स एंड सर्विसेज का ये ई कॉमर्स एंटिटी के द्वारा ओन किया जाएगा और इसको जो है कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचना भी है, जैसे कि ग्रूफर्स वगैरह हो गया। अब अगर हम लोग मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल की बात करें तो इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना, वो भी ई कॉमर्स एंटिटी के द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में, कि वो यहाँ पे फैसिलिटेटर जैसा काम करे, यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच में। जैसे कि मार्केट प्लेस क्या है कि एक मार्केट है। मार्केट कहाँ है? तो अमेज़ॉन है और फ्लिपकार्ट है। अमेज़न में क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए दुकानदार भी है और कंज्यूमर भी है। तो शॉपकीपर है, कंज्यूमर है, एक ऐसा मार्केट में आए हैं। तो आप लोग दुकान में भी जाते हो तो खरीदते हो, तो ये ऑनलाइन दुकान है आपका, तो इसलिए मार्केट बेस्ड में आपका सारा मार्केट वाला आ जाएगा। इन्वेंट्री बेस्ड में जिसने अपना खुद का इन्वेंट किया, जैसे ग्रूफर्स वगैरह है, अब यहाँ पे ब्लिंकिट इसको कहा जाता है। तो ग्रूफर्स है जैसे कि इन्होंने अपना खुद का इन्वेंट किया और यहाँ पे लोग आते हैं और ख़रीदते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कंज्यूमर को सोल्ड करते हैं, यहाँ पे कोई इंटरमीडियरीज नहीं होता। बट अमेज़न ये सब आप देखो कि इंटरमीडियरीज हैं, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए हमारे देश में ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी यहाँ पे इनिशिएटिव लाया जाता है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है यहाँ पे ई कॉमर्स कंपनी को डायरेक्ट करते हैं कि डिस्प्ले करे कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि कोई भी गुड्स है तो वो किस कंट्री से निकल कर आया है, उसकी प्रोडक्शन कहाँ से हुई है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे डिस्प्ले करे। साथ ही साथ प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी करे। इसी के साथ कंपनीज जो है उनको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स भी रिवील करना चाहिए, जिससे कि वो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उनके प्लेटफॉर्म में, उससे बियॉन्ड वो जा सके। ONDC की बात करूँ तो यहाँ पे बिड है कि कैसे यहाँ पे ऑन बोर्डिंग प्रोसेस करना है रिटेलर्स का। साथ ही नेशनल रिटेल पॉलिसी है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, डिजिटल इंडिया है। तो ये सब भी यहाँ पे आपके कुछ स्टेप्स लाए गए हैं जिससे कि ई कॉमर्स को प्रमोट किया जाएगा हमारे देश में। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इशू है और रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया है। देखिए साइबर अटैक बहुत हो रहे हैं, जितना ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन में मोड में आते जा रहे हैं उतना ज़्यादा हम लोग को परेशानी हो रही है। तो कंसर्न क्या है कि सेफ्टी, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो है इसकी सेफ्टी को लेकर काफ़ी बात की गई है, और जितनी भी बिजनेस है आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो रही है, तो इट्स ऑल अबाउट द सेफ्टी की कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। रिकमेंडेशन यहाँ पर नेशनल क्राइम साइबर क्राइम पॉलिसी के द्वारा दिया गया है और लेजिस्लेशन के द्वारा कि कुछ फ्रेमवर्क ज़रूर होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, कानून होनी चाहिए कि अगर किसी तरीके की साइबर क्राइम होती है, जैसे कि कोई साइबर क्राइम डिविजन्स होता है, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो भी साइबर क्राइम हो रहा है ऑनलाइन, जितने भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई थ्रेट दिया जा रहा है, कोई चोरी हो रही है डेटा की या कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे साइबर क्राइम सेल होना चाहिए। FDI पॉलिसी को लेकर देखें तो FDI पॉलिसी काफ़ी लिमिटेड है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को ये एड्रेस भी करता है। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस जो है पॉलिसी का ये भी अगेंस्ट है कि देखिए हमेशा जो है किसी पॉलिसी में कुछ इम्प्लीमेंट करते रहिए, कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट करते रहिए या चेंज करते रहिए, तो इससे क्या होता है कि सारे लोगों को पता नहीं चलता, फिर उससे बिज़नेस करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेशन ये दिया गया है कि स्टेबल FDI पॉलिसी रिजिम्स जो है ये इंश्योर करना चाहिए ई कॉमर्स सेक्टर्स के लिए, जिससे कि एक सर्टेनिटी आए और कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बूस्ट हो जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। ओके, साथ ही अगर हम लोग बात करें तो लैक ऑफ डेटा कहा जाता है। एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि हमारे यहाँ जो है डेटा ही नहीं है, कितना शेयर हमारे ई कॉमर्स मार्केट में जाता है GDP का ये पता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का पता नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ई कॉमर्स कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ। तो रिकमेंडेशन दिया गया है कि ये जो आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो इनको डायरेक्ट करना चाहिए जितनी रिसोर्सेज हैं, तो जिसके थ्रू अप्रोप्रिएट डेटा जो है वो मेंटेन हो सकेगा। साथ ही यहाँ पे मैंडेटरी करना चाहिए सारे ई कॉमर्स कंपनी को कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ। ओके, साथ ही अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। इट मीन्स कि जितना नेसेसरी अमेंडमेंट लेने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है बट उसमें लेट हो रहा है। तो अब क्या करना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनको यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कंपटीशन
लॉ रिव्यू कमेटी के द्वारा और कुछ नेसेसरी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये जो कंपटीशन एक्ट है इसके बारे में हमने लास्ट देखा कि कंपटीशन अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अब चेंजेस करने की ज़रूरत है। गैप है रेगुलेटरी रिजिम में, तो ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रॉब्लम ये है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के बीच में। ओके, साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फ्रिजमेंट भी कहा जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो भी लोग इनोवेशन करते हैं या फिर खुद का जो उनका अपना खुद का इनोवेशन होता है, तो यहाँ पे मेनली उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, कॉपीराइट प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसमें रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्शन देने की बात है, कुछ मेजर्स लेना चाहिए जो कि सेलर्स और प्लेटफॉर्म के ऊपर इम्पोज हो। साथ ही यहाँ पे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात की जा रही है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन सेलर्स के साथ डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। आज के डेट में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन ही परचेज़ करते हैं, सारा सामान ऑफलाइन लेना पसंद नहीं करते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जीएसटी के कारण आप देखो कि ऑफलाइन जो सेलर्स है उनका टर्नओवर बहुत ही कम हो गया है, यानी कि गुड्स में आप देखो तो 40 लाख से भी कम हो गया है और 20 लाख से भी कम हो गया है सर्विसेज के ऊपर। तो इनको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। साथ ही एग्जेम्पशंस अगर हम लोग देखें, मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि क्या करना चाहिए, तो एग्जेम्पशंस यहाँ पे ऑफलाइन जो सेलर्स है उनको प्रोवाइड करना चाहिए रिगार्ड टू द जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। और साथ ही साथ आप देखो कि ऑफलाइन इसमें कहा जा रहा है कि एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करना चाहिए ऑफलाइन सेलर को। ठीक है, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो जो ऑनलाइन सेलर्स है उनके कंपैरिजन में ऑफलाइन सेलर्स को कुछ यहाँ पे एग्जेम्पशंस छूट देनी चाहिए। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम भी है, ये भी एक्सटेंड करना चाहिए ऑनलाइन सेलर्स को के लिए। और यहाँ पे टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो 1.5 करोड़ तक का। साथ ही यहाँ पे इशू बताया जा रहा है कि कंपटीशन का भी इशू है। तो यहाँ पे एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो है ई कॉमर्स प्लेस में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी की कमी है। इट मीन्स कि एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिलेगा, कुछ सेलेक्टेड सेलर्स के साथ ही ट्रीटमेंट अच्छी होती है, बाकी के साथ नहीं। और नॉन ट्रांसपेरेंट भी है, पता ही नहीं चलता है कि आप जब अमेज़न ऐप ओपन करो और कुछ भी प्रोडक्ट देखो, जस्ट लाइक कि अगर आप लोग iPhone 14 Pro देख रहे हो तो वही आपको हर जगह दिखेगा, चाहे आप गूगल ओपन करो या फिर कुछ भी सर्च करो तो वही आपको बार बार रिकमेंडेशन में आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पता ही नहीं चलता है हम लोग को कि किस तरीके से यहाँ पे ऐप वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया कि मार्केट प्लेस कॉमर्स जो है इसको प्रोहिबिट करना चाहिए, यानी कि अपने ब्रांड को थर्ड पार्टी सेलर को नहीं देना है, इस चीज़ से इस पर रोक लगाना चाहिए। और गवर्नमेंट को एक क्लियर पॉलिसी भी यहाँ पे फॉर्मुलेट करना चाहिए जिससे कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा हो रहा है प्लेटफॉर्म में उसको रेगुलेट किया जा सके। ओके, सो ये सारे यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न है और उससे रिलेटेड यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दिया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो नीड ऑफ एन आवर है कि हम लोग यहाँ पे मच नीडेड रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ई कॉमर्स सेक्टर में, क्योंकि इसका जो आज की डेट में आप देखो कि तौर तरीका सब चेंज हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो टाइम बाउंड मैनर पे इसको करने की ज़रूरत है। और जब तक हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर की कॉन्फिडेंस वगैरह इंस्टिट कर रहे हैं और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो आज के डेट में मार्केट प्लेस है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि हम लोग को एक अच्छा खासा लॉ फ्रेम करना होगा, कुछ फ्रेमवर्क लेकर आना होगा और ई कॉमर्स सेक्टर्स में हमें यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ओके, सो ये बहुत अच्छी आर्टिकल है कि इससे आपको डायरेक्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे मिल रहे हैं और साथ ही बहुत सारी यहाँ पे रिकमेंडेशंस एंड ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो इसको आप लोग एक बेटर तरीके से कोट कर सकते हो आपका जब भी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। तो देखिए बीपीएससी की जो है 67 बीपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में मेल करके आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और जो भी क्वेरीज है आप लोग इसी मेल आईडी पे मेल कर आप लोग पता कर सकते हो। तो बहुत ही जल्द प्रीलिम्स की जो रिज़ल्ट है वो आने वाली है और गेस्ट क्वेश्चंस भी मैं बता रही थी, तो GS1 में करंट अफेयर्स का बताई हूँ और भी आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, लेसन आने वाले, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो कई बार आपकी क्वेश्चंस रहती है तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अलग से आंसर देने का इतना टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है मुझसे, तो मैं सोचती हूँ कि वीडियो में ही आपकी कुछ जो क्वेरीज है उसकी आंसर दे दूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग को ज्वाइन करना है तो बेहिचक आप लोग ज्वाइन कीजिए क्योंकि आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। होपफुली कि ये दिसंबर लास्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिव डेट में ही कंडक्ट कर लिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये है डिजिटल टैक्स। तो फिर से डिजिटल टैक्स न्यूज़ में क्यों है और इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर में आप देखोगे कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है डिजिटल टैक्स वगैरह में। ई कॉमर्स तो आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड यहाँ पे टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चंस बनेंगे ही प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। ओके,
सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।